हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का करियर मेकर बुंडू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे ना। देखिए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हैशटैग रीस्टार्ट की सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट किए थे झारखंड का इतिहास। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर चुके थे कि चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग का है चैप्टर 11 जिसमें है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। अब पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि झारखंड में कैसे कैसे मतलब अंग्रेज़ों का आगमन होता है ना। उसके बाद में आगमन के बाद क्या होता है कि अब अंग्रेज़ तो यहाँ आ गया, अब क्या करेगा, जनजातियों पे शोषण करेगा। तो अब जनजाति क्या करेंगे, हमेशा शोषण तो सहते नहीं रहेंगे ना, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना विद्रोह करेंगे। तो आइए हम लोग अभी इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ठीक है, जनजाति विद्रोहों के कारण, यानी कि किसी भी विद्रोह का कोई कारण होता है तो उसका प्रॉपरली हम लोग तीन कारण देखते हैं। एक तो होता है हमारा राजनीतिक कारण, है ना, मतलब उसका राजपाट छीन लिया तो करेगा। एक आर्थिक कारण, या उस पर कर लगा देगा ज़्यादा, या फिर उसका मतलब उसका रोजी रोजगार छीनेगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, है ना, या फिर आपका अगर कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो ये है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अब कोई इंसान है ना, तो देखेंगे हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे कि मान के चलिए कोई बाहरी इंसान आते हैं, जैसे अंग्रेज आते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग अपने साथ ईसाई धर्म को लेकर के आएंगे और यहाँ के हिंदुओं को या फिर यहाँ के आदिवासियों को जबरन थोपेंगे कि आप हमारे धर्म को मानिए, है ना। और वो लोगों का उम्मीद क्या था कि ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अब देखिए हम लोग राजनीतिक कारण जो बुक में दिया हुआ है हम लोग उसको देखते हैं। आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास, यानी कि इन लोग क्या किए कि राजनीतिक अपना मतलब राजनीतिक कारण आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास, है ना। देखिए ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। ठीक है, चैप्टर 11, तो ये आपका पार्ट 2 पार्ट 3 में आएगा। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं कि या वहाँ बाहरी ये लोग आते हैं, जैसे पता था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं। किनसे दीवानी लेते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्षेत्रों में अधिकार का प्रयास करने लगते हैं। ठीक, आदिवासी शासकों को नियंत्रण करने का प्रयास, यानी कि जो भी आदिवासी शासक यहाँ रूल कर रहे थे उनको क्या करते हैं कि वो लोग यहाँ पे उसको कंट्रोल करने का कोशिश करता है। वो बोलता है कि हम आपको, ये आपका राज्य है ना, तो यहाँ पे आप बस एक राजा रहिए। ठीक है, बाकी आपका जितना भी मतलब फाइनेंशियल है वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, उन लोग का ये उम्मीद था और ये बहुत हद तक इन्होंने किया भी। जैसे वार्षिक सालाना कर जो लगा रहा था इसी के अंतर्गत आता है। आदिवासी स्वायत्तता पर नियंत्रण, यानी कि आदिवासी का जितना भी रूल था उसके ऊपर ये नियंत्रण करना चाहता था। ब्रिटिश नियमों व कानूनों को थोपने का प्रयास, यानी कि देखिए ब्रिटिश जो अपना रूल बना रहा था उसको क्या कर रहा था कि यहाँ के आदिवासियों पर थोप रहा था। ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। अब कोई भी आदमी अगर बाहरिया अगर आदमी यहाँ पर आता है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आदमी रह रहा है, ये कमज़ोर है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इस पर शोषण करने लगता है। वही चीज़ भारत में भी हुआ, लिटरली झारखंड में भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और मेन फोकस कौन थे अंग्रेज़ों का, तो आदिवासी थे, क्योंकि ये बहुत भोले भाले सीधे साधे थे। इन्हें शोषण करना इन लोगों का बाएं उंगली का खेल था। जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना, वही ले ले। तो ये हो गया आपका राजनीतिक कारण। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक कारण। कोई भी आदमी मतलब अपना विद्रोह क्यों करेगा वो, जब तक उसकी रोजगार पेटों पे लात ना मारा जाए तब तक। ठीक है, तो जमींदारी साहूकारों का आदिवासियों पर का शोषण, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू करना, अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव, कृषि संबंधी अन्य समस्याएं, और पांचवी है आपकी वन कानूनों द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण। और सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या थी, तो ये थी कि जनजाति परंपराओं में हस्तक्षेप। ठीक है, तो देखिए अब क्या था कि ये लोग जनजातियों पर मतलब अपना हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा कर रहा था। अब हम लोग एक तो एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एक था पतचुई कर। ठीक है, जैसे कि आदिवासियों का पेय पदार्थ क्या है जी, सबसे प्रिय पेय पदार्थ, तो वो है आपका हड़िया।
ये क्या है, तो हड़िया, ठीक है। अब क्या करेगा कि अब आदि यहाँ से अब अंग्रेज आता है, ठीक है। जब अंग्रेज यहाँ पर जब आता है झारखंड में, तो अब क्या करता है ना कि ये लोगों का पेय पदार्थ में क्या करता है, एक ना होता है, एक कर होता है, पतचुई कर, ठीक है, वो कर लगा देता है, ठीक है। अब ये लोग बेचारा लोग पिएगा भी क्या, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि आपका काम करवाने के बदले इन लोगों को सही पैसा बिल्कुल ही ना देना, ठीक है। किसी को काम करवा करके उसका सही मायने में उसको पैसा मत नहीं देना, उसको क्या कर देता था वो लोग, बेगार कर देता था, ठीक है, उसको बेगारी कर देता था। हम लोग आम भाषा में भी बोलते हैं ना कि जब कोई कुछ काम नहीं कर रहा होता तो बोलते हैं अरे क्या तुम बेगारी बैठा हुआ है। अभी जितने भी सीजीएल के तैयारी कर रहे हैं वो लोग कभी घर में बोला जाता होगा कि तुम बेगारी बैठा हुआ है ना, अगर जॉब नहीं लगा होगा तो वही होता है बेगार, ठीक है, वही होता है बेगारी। दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना। दिकु किनको बोला जाता है, जो झारखंड में गैर आदिवासी जनजाति है और यहाँ पर जिनका निवास स्थल नहीं है उन्हें दिकुओं कहा जाता था, ठीक है। तो वो आदिवासियों को क्या समझते थे, छोटा समझते थे, हीन समझते थे। और ईसाई धर्म के विस्तार हेतु प्रयास, अंग्रेज जब आए थे तो वो क्या चाहते थे कि ईसाई धर्म यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। और वो लोग क्या करना चाह रहे थे, तो यहीं पे मतलब इसका प्रयास कर रहे थे धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह, ठीक है। इतना कुछ हो जाने के बाद अब कोई भी आदमी आपके साथ खूब सारा अत्याचार कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसको बोलेंगे, आप उससे झगड़ा करेंगे, आप उससे विद्रोह करेंगे। तो अब है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था, ठीक है। ये ढाल विद्रोह क्या था, अगर पूछेगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था, तो वो था ढाल ढाल विद्रोह। ये कब से कब तक चला था, तो 1767 से 1777 तक, यानी कि पूरे पूरे 10 साल चला था, है ना। देखिए यहाँ पे पॉइंट बी नोटेड, ठीक है, देखिए ये पॉइंट बी नोटेड है। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजाओं के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। यानी कि ढाल विद्रोह का क्या अर्थ है, तो वो है कि ढाल राजा के नेतृत्व में, यानी कि इनका ढाल राजा कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल, इनके नेतृत्व में क्या था कि संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विरोध था, ठीक है। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ का जो वहाँ का दीवानी ले लेता है, उसके बाद में ये लोग अब देखिए क्रिया किया, अंग्रेज ले लिया, ये क्रिया किया। अब यहाँ का जनता लोग विद्रोह किया, वो क्या किया, प्रतिक्रिया किया, न्यूटन का थर्ड लॉ याद है। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो कि 1777 ईस्वी तक चला, यानी कि 10 वर्षों तक ये चलता रहा। इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। पूछेगा कि यहाँ पे इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाता है। और ये जो नीमू ढाल है, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे कि नीमू ढाल किनका भाई रहता है, तो जगन्नाथ ढाल जी का भाई रहता है। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रुक तथा चार्ल्स मेगन को भेजा, परंतु ये अधिकारी विद्रोह दमन करने में असफल रहे। यानी कि देखिए ढाल जो व्यक्ति हैं, ढाल जो राजा थे, वो क्या करते हैं, तो इनको देखिए यहाँ समझाते हैं कि ये कौन नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो यहाँ के हटाए गए राजा जगन्नाथ ढाल। और अंग्रेज अपना स्वार्थ के लिए किनको बनाए थे, तो नीमू ढाल को, ठीक है। और नीमू ढाल को राजा बनने से यहाँ की जितनी भी जनता थी वो क्या थी, बिल्कुल नाराज थी। वो लोग नहीं चाहता था कि जगन्नाथ ढाल की जगह पे नीमू ढाल को राजा बनाया जाए। तो क्या करता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी क्या करता है, लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन को भेजता है। परंतु ये अधिकारी क्या करते हैं कि ये अधिकारी जो है वो विद्रोह दबाने में असफल रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो वो जरूर कमेंट करेंगे। 1777 ईस्वी में कंपनी शासक द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विरोध समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए ये जो
अगेन 1777 में क्या करता है, कंपनी जगन्नाथ ढाल को राजा बना देता है। ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को अधिकतम 4,000 रुपये कर देना स्वीकार किया गया। ठीक, यानी कि पहले ही बोला था कि हमको 4,000 रुपया दो। ठीक, 1780 में इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो 4,267 रुपया कर दिया गया था। ये हम पिछले क्लास में भी आप लोग को ये बता चुके थे। ठीक है, और बोला जाएगा कि अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ था, तो ये सिंहभूम की ओर से हुआ था। अब आते हैं सेकेंड विद्रोह की ओर। यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है ढाल विद्रोह में? प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब है चुआर विद्रोह, 1769 से 1805 तक, है ना। अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुवार या चुवाड़ नीची जाति के लोग कहते थे, है ना, नीची जाति के लोग थे। अब कोई नीचा ऊंचा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चुवाड़ या चुवाड़ कहते थे। ठीक है, जिनके कारण इनके विद्रोह का नाम चुवार विद्रोह पड़ा। अंग्रेज इनको चुवाड़ बोलते थे। ठीक है, इस कारण से इनका क्या नाम पड़ा, चुवार विद्रोह पड़ता है। सामान्यतः चुआर लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती व वनोत्पादों के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही यानी पाइक के रूप में कार्य करते थे। देखिए, अब क्या करते थे ना कि ये चुआर लोग जो हैं, जिनको बोला जाता था छोटी जाति के लोग, हालांकि ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, हर इंसान इक्वल होता है। ठीक है, तो और जो ये सब छोटे बड़े का जो ज्ञान देते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि लोग अपना कर्म से बड़ा होता है। ठीक है, कोई अपना मतलब जात धर्म के नाम पे ऐसा नहीं बांटा जाना चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग पशु पक्षी का शिकार करते थे, जंगलों और खेती से, और उसके बाद फिर वन उत्पाद के व्यापार, वन का जो सामग्री होता था, यानी कि जैसे कि हम लोग गांव घर के सब हैं तो जानते हैं ना कि केंदू पत्ता होता है, लकड़ी होता है, उसके बाद में फिर आपका फल होता है, कंदमूल होता है, उसको अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये स्थानीय लोग होता है ना, जो जमींदारों के यहाँ जो जमींदार होता था, उनके यहाँ सिपाही का रूप में कार्यरत थे। का सिपाही को अन्य नाम भी क्या बोला जाता है, तो पाइक, है ना। पाइक का नृत्य काफ़ी फेमस है, पता है ना। ठीक है, तो चुआर हेलो हेलो हेलो, देखिए ये लोग क्या करता है कि अब चुआर लोग आता है। देखिए हम लोग यहाँ तक थे, ठीक है, कि ये लोग पाइक का रूप में कार्यरत थे। ठीक, अब अंग्रेज क्या करता है कि जब चुआर का जो भूमि है अवैध रूप से कब्जा करने लगता है, उसका जमींदारों बिना पूछे खरीद बिक्री हर कुछ करने लगा। उसके बाद में बाहरी लोगों को यहाँ बसाने लगा, जिससे चुआर लोगों का क्या हो गया, रोजी रोजगार यहाँ पे हटने लगा। ठीक है, तो इन्हीं के विरोध में क्या होता है, यह विद्रोह होता है, चुआर विद्रोह। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज्य के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर व बांकुड़ा में भी फैला हुआ था। देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ था, तो सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज्य के साथ साथ बंगाल का मिदनापुर व बांकुड़ा, इन क्षेत्रों को आपस में मिलाकर क्या बोला जाता था, जंगल महल। अगर बोला जाए जंगल महल किन किन राज्यों को मिलाकर के बनता था, किन किन क्षेत्रों को, तो वो था सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज्य, और बंगाल के दो कौन कौन क्षेत्र थे, तो वो मिदनापुर और बांकुड़ा थे। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? जंगल महल बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बोल रहे हैं। सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज, मिदनापुर व बांकुड़ा। घटवाल, पाइक व एवं जमींदार समुदायों के समर्थन के कारण इस विद्रोह का व्यापक रूप धारण कर लेता है। ठीक, इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब ऐसा नहीं है कि चुआर विद्रोह है तो बस चुआर लोग ही यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर आते हैं तो भूमिज लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, है ना, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह एवं मोहन सिंह, है ना, ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन जब हम लोग PYQs करेंगे, है ना, PYQs या MCQ सीरीज करेंगे,
इसमें सारा जेपीएससी जेएसएससी का सारा क्वेश्चन जब हम लोग एक साथ झारखंड का करेंगे उस समय देखिएगा कि पूछ देगा कि आपको कि चुआर विद्रोह से किनका 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 संबंध है और किनका संबंध नहीं है। तो मान के चलिए पूछ देगा कि किनका संबंध नहीं था, तो श्यामगंजन, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ सिंह, और कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या कह देगा, जगन्नाथ जगन्नाथ ढाल दे देगा। तो वो ढाल कौन थे, ढाल विद्रोह से थे। इस टाइप का क्वेश्चन वो एग्जाम सेटर बना सकता है। ठीक, दुर्जन सिंह बाणभूम तथा बाणभूम में इस विद्रोह के नेता थे। पूछा जाएगा कि मानभूम व बाणभूम में इस विद्रोह के नेता कौन थे, तो वो थे दुर्जन सिंह। इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था, तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये जो नारा है ना वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। लेक गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स एवं मेजर क्राफ्ट को इस विद्रोह का दमन हेतु भेजा गया था। अगर बोला जाएगा कि इस विद्रोह को दमन करने के लिए किन 3 सैनिकों को भेजा गया था, है ना, तो इनको भेजा गया था लेक गुडियार, है ना, कैप्टन फोर्ब्स व मेजर क्राफ्ट, है ना। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया। ठीक है, वो लोग क्या करता है कि यहाँ के कुछ लोगों को सुविधा देने का निर्णय करता है। 6 मार्च 1800 को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। साथ ही पाइकों की जब्त भूमि की वापसी व जमींदारों की भूमि व अवैध नीलामी को रोक का भी निर्णय लिया गया। अब देखिए क्या करता है ना कि अब अंग्रेज भी क्या होता है कि ये लोगों का विद्रोह से और बहुत ज़्यादा लगभग 30 साल लग रहा है, 30 साल तक अगर इस क्षेत्र में अगर विद्रोही होता रहा तो अंग्रेज का भी दिमाग चला कि भाई हम लोग इतना ज़्यादा क्यों इन लोगों के साथ मतलब क्यों रोक मतलब इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करना है, तो चलो कुछ ये लोगों को भी खुश करने के लिए कुछ कर देते हैं। तो 6 मार्च 1800 को क्या करता है कि पुलिस व्यवस्था को जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित कर देता है, यानी कि फिर से चुआर लोग वहाँ पे क्या करेगा, तो पाइका का नौकरी करेगा, यानी कि सैनिक का नौकरी करेगा। ठीक है, और पाइकों की जो सैनिक का जो यहाँ पर भूमि व जमीन था उसको अवैध नीलामी पर भी क्या करता है, रोक करता है। 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई। यानी कि देखिए 1805 में ये पूरी खत्म हो चुकी थी, यानी कि जंगल महल जिला निर्माण हो जाता है ना, जिसमें से देखिए ये क्षेत्र होते हैं सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम, पंचायत राज, बंगाल के मिदनापुर व बांकुड़ा। यह क्षेत्र में क्या हो जाता है, अंततः यहाँ पे शांति स्थापित हो जाती है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक लंबा है, समझना जरूरी है और सब लोग अच्छे से ज़रा समझेंगे। ठीक है, चेरो विद्रोह 1770 से 1819। देखिए चेरो विद्रोह जो हुआ था वो 2 चरण में हुआ था। ठीक, तो प्रथम चरण 1770 से 1771। उत्तराधिकारी की लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उत्तराधिकार की लड़ाई यानी कि देखिए उत्तराधिकार के मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि राजा के बाद जो इसका उत्तराधिकार हो कौन होगा, ये लोग अंग्रेज बोल रहा था कि हम होंगे। ठीक है, तो ये लोग बोलता है कि नहीं हम नहीं होंगे, हम नहीं करने देंगे ऐसा। ये लोग चित्रजीत राय लोगों का कहना था। तो ये लोग क्या करता है, चित्रजीत राय कौन रहता है, चेरो राजा रहता है और कहाँ का रहता है, तो पलामू का रहता है। वो क्या करता है कि अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ क्या करता है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। ठीक, इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी में के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। मैंने जो अभी बोला वही चीज़ है कि देखिए अब क्या करता है कि यहाँ पे चित्रजीत राय तो ऑलरेडी रूल कर रहा है। ठीक है, पलामू का चेरो राजा अब क्या करता है कि अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार है ना, जो ये चित्रजीत राय के स्थान पे गोपाल राय जो बोल रहा था कि हम यहाँ पे रूल करेंगे, तो ये राजगद्दी का दावेदार जो बना हुआ था हकदार कि मैं बनूंगा, उनका जो समर्थन वो कौन करते हैं, तो अंग्रेज कर देता है। ठीक है, इस वजह से चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह मिलकर के विरोध कर देते हैं। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जैकब कैमक द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए कि चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था प्रथम चरण का, तो वो है जैकब कैमक द्वारा। ठीक है,
चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया, ठीक, तथा 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। जो गोपाल राय जो दावेदारी कर रहा था, है ना, पहले का ज़माना क्या था कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक तकनीक था। ये लोग आधुनिक तकनीक के हिसाब से ये लोग क्या कर रहा था, ये लोग अपना लड़ाई लड़ रहा था। और यहाँ के राजा क्या थे, तो वो ट्रेडिशनल चीज़ यानी कि तलवार, भाला, बर्छी, ये सब से लड़ाई कर रहे थे। और ये लोग के साथ में अगर बंदूक से लड़ा जाए तो क्या वो जीत पाएंगे? नहीं ना। तो यही चीज़ होता है, गोपाल राय का जो साथ देता है वो लोग क्या करता है, अंततः पलामू किले पर अंग्रेज कब्जा करता है और यहाँ पलामू का राजा किसको बना देता है, तो गोपाल राय को बनाता है। अब देखिए चेरो जो विद्रोह था उसका दूसरा चरण देखते हैं, 1800 से 1819 तक। इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगर बोला जाएगा कि चेरो विद्रोह का प्रथम किनके विरुद्ध हुआ था, चित्रजीत राय ने किया था, और सेकंड किसने किया था, तो वो भूखन सिंह जी ने किया था, ठीक है। इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। देखिए इस विद्रोह का जो द्वितीय चरण का जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य रीजन यह था कि यहाँ का जो जनजाति था उससे क्या कर रहा था कि ये लोग जो अंग्रेज जो था वो बेहिसाब कर यानी कि ज़्यादा कर वसूल रहा था, ठीक है। इस वजह से ये लोग क्या करता है कि सेकेंड विद्रोह करता है। 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमज़ोर पड़ने लगा। यानी कि देखिए इनके राजा कौन थे, तो इनको जो मतलब राजा नहीं सॉरी इनको नेतृत्व करने वाले कौन थे, इस विद्रोह को बढ़ावा कौन दिए थे, तो भूखन सिंह। जब वही इंसान नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गया। इनको भूखन सिंह को फांसी दे दिया गया, ठीक है। हम पढ़ाते ना तो सब बोलना चाहिए ना। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस का गठन किया गया, ठीक है। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया। अब क्या करता है कि ये जो चूड़ामन राय रहता है, अब ये तो अंग्रेज को उतना कर नहीं दे पाता है, तो ये क्या करता है कि इसका राज्य का नीलामी करना स्टार्ट कर देता है। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने नीलामी किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह से बेच दिया। अगर बोला जाएगा कि किनके पास बेचता है, तो देव के राजा घनश्याम सिंह, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया। इसके बाद क्या होता है कि चेरो राजवंश यहाँ से खत्म हो जाता है। साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरदारी की भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया था, ठीक। उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोग जागीरदारी एवं पूर्व के राजा व उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः व्यापक विद्रोह प्रारंभ हो गया, ठीक। इस विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। इस विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने रफसेज की नियुक्ति की। देखिए हमेशा ये पूछा जाता है चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था, तो ये रफसेज ने किया था, जिनमें कई जागीरदारों और विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी विद्रोह को नहीं दबाया जा सका। अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को नीलामी करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। यानी कि बोला कि अब आप लोग से पलामू नहीं मतलब हैंडल हो पा रहा है, आप लोग हमको दे दीजिए, हम इसको नीलाम करेंगे। और इस लालच में क्या करता है, अंग्रेज पलामू को ले लेता है, पलामू के किले को। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासक की जिम्मेदारी भरदेव के राजा श्याम सिंह को सौंप दी। अब क्या करता है कि पलामू का जो नीलामी है उनको किनको कर देता है, भरदेव सिंह को ये सौंप देता है। 1819 ईस्वी में चेरो के घनश्याम सिंह व अंग्रेजों के बीच पुनः विद्रोह हुआ, ठीक है। ये क्या बोलता है, 1819 को फिर से विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक था चेरो का विद्रोह। अब है भोक्ता विद्रोह।
भोक्ता विद्रोह यह बहुत कम समय का था। देखिए मात्र एक ही साल का हुआ था, 1770 से 1771। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समांतर प्रारंभ हुआ तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। यानी कि देखिए ये जो है चेरो विद्रोह का जो चेरो विद्रोह है उसके पैरेलल ही मतलब हुआ था। देखिए ना, देखिएगा ये 1771 में हुआ था, 1770 1771 में प्रथम चरण है ना, इसी के पैरेलल यानी कि इसी के समांतर होता है और इसका पूरक के रूप में यानी कि देखिए इसका सप्लीमेंट यानी कि चेरो विद्रोह का जो भोक्ता विद्रोह जो है ये सप्लीमेंट के रूप में खत्म होता है। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता, चित्रजीत राय का दीवान है ना, जो चित्रजीत राय जो प्रथम जो थे अपना जो दीवान के साथ जो लड़े थे वो क्या किए थे, जयनाथ सिंह भोक्ता है ना, इनका पूरा नाम क्या था, जयनाथ सिंह भोक्ता, इनके ये दीवान थे। विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने के संबंधी पर दिए जाने वाला आदेश था। विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था, जयनाथ सिंह को क्या बोलता है कि आप पलामू का किला छोड़ दीजिए। यद्यपि जगन्नाथ सिंह की कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने तैयार था, परंतु अंग्रेजों ने इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब देखिए किसी भी कंपनी का अगर कोई यहाँ पे बैठाता है कंपनी तो क्या बोलता है कि आप किला को छोड़ दीजिए। अंग्रेज ऐसे बोल रहे थे और ये बोल रहा था कि नहीं, मैं अगर छोड़ूंगा तो कुछ शर्तें हैं हमारी। तो वो क्या करता है कि बोलता है कि नहीं, और अंग्रेज बोलता है कि नहीं आप लोग ये अनैतिकता कर रहे हैं। इस वजह से फिर ये जयनाथ सिंह जो है कंपनी के विरोध में क्या कर देता है, विद्रोह करता है, जिसको क्या बोला जाता है, भोक्ता विद्रोह, जो समांतर में स्टार्ट तो होता है चेरो विद्रोह के, और चेरो विद्रोह का ये सप्लीमेंट निकलता है। इस विद्रोह में भोक्ता व चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। अब देखिए चेरो और भोक्ता दोनों मिलकर के अंग्रेजों से लड़ता है। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को घोषित कर दिया गया यह विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए पहले भी हम लोग ये इसको चेरो विद्रोह में गोपाल राय के बारे में हम लोग जाने थे कि ये क्या बोलता है, ये दावेदार बनता है और अंग्रेज इसका सपोर्ट करता है ना। तो और क्या बोलता है, इसको पराजित हो जाने के बाद तो जयनाथ सिंह कहाँ भागता है, जयनाथ सिंह भोगता तो वो सरगुजा भागता है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। अब है आपका घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था। अगर बोला जाए घटवाल विद्रोह कौन किए थे तो वो रामगढ़ के घटवाल लोग किए थे। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया था। देखिए मुकुंद सिंह क्या था कि वहाँ पे रामगढ़ राज्य में रूल कर रहा था और उसका एक संबंधी था। देखिए हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे कि ये मुकुंद सिंह है। ठीक है, ये मुकुंद सिंह है और अंग्रेज का आगमन हो चुका है और अंग्रेज बोल रहा है कि रामगढ़ राज्य हमारा है, और इधर से क्या बोलता है, तेज सिंह जो है वो बोलता है कि नहीं, रामगढ़ पे शासन हम करेंगे। तो तेज सिंह इसका दुश्मन, अंग्रेज है सो मुकुंद सिंह का दुश्मन, दुश्मन दुश्मन इसका दुश्मन दुश्मन आपस में दोस्त, और दोस्त बन के क्या करता है कि ये जो अंग्रेज है वो तेज सिंह को सपोर्ट करता है और मुकुंद सिंह को यहाँ से हटाता है और क्या करता है, तेज सिंह को यहाँ गद्दी में बैठाता है। ठीक, ये था इसका बैक स्टोरी। परिणाम स्वतः राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरोध में घटवाल विद्रोह किया गया। अब देखिए कब हुआ यह विद्रोह, 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन केम्मक की सेना दक्षिण की ओर तथा उत्तर की ओर तेज सिंह ने एक साथ हवा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवाल लोगों से समर्थन की मांग की। अब मैं पहले ही बता चुकी थी कि यहाँ पर मुकुंद सिंह है और ये उत्तर दक्षिण है ना, दक्षिण से कौन है, कैमक, उत्तर से कौन है, तेज सिंह, और मुकुंद सिंह कौन रहता है, तेज सिंह का संबंधी रहता है। ठीक, इसका रिलेटिव रहता है। देखिए
घटवाल लोग जो होता है ना, वो भी क्या करता है कि क्यामक का विरोध करने लगता है। जब मुकुंद सिंह जाता है घटवाल लोगों के पास, तो ये घटवाल लोग भी उसका क्या करता है कि विरोध करता है। लेकिन जैसे ही महसूस होने लगता है घटवालों को कि अब मुकुंद सिंह क्या बोलता है, अब राजा नहीं बन सकता है, तो वो क्या करता है कि मुकुंद सिंह का साथ छोड़ देता है। और यह जो विरोध है बिना किसी विस्फोट स्थिति उत्पन्न किए समाप्त हो जाता है, यानी बिना कुछ लड़े झगड़े ये समाप्त हो जाता है। जैसे देखता है कि क्यामक का सेना बहुत ज़्यादा मतलब हावी है, और उसके साथ साथ तेज सिंह भी है जो कि यहाँ पे अपना दावेदारी कर रहा है। और उसके बाद में मुकुंद सिंह जो है वो अकेला बेचारा पड़ गया, घटवाल लोग भी इसका साथ छोड़ने लगा धीरे धीरे। तो वो क्या करता है कि बिना विस्फोट हुए, यानी कि बिना ब्लास्टिंग का, बिना लड़े, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इस विद्रोह में छह व चंपा के राजा ने भी मुकुंद का साथ दिया था। इस विद्रोह में क्या किया था, छह और चंपा जो हजारीबाग में स्थित है ना, छह और चंपा पढ़े थे हम लोग पिछले में ही, तो वहाँ के राजा भी मुकुंद सिंह का क्या करता है, साथ देता है। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। अब देखिए, अब ये लोग अब ये क्या करता है कि घटवाल लोग भी साथ छोड़ दिया। छह और चंपा का राजा ही अगर मुकुंद सिंह का साथ देता तो क्या हो पाता, नहीं ना। तो फिर क्या करता है कि ठाकुर तेज सिंह को या रामगढ़ का राजा घोषित कर देता है। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। अब तेज सिंह के बाद कौन बनता है, तो पारसनाथ सिंह। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद कभी शांत नहीं रहा, ठीक, तथा वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक बना, ठीक। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डैनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव भेज देता है। अब देखिए, रघुनाथ सिंह जो रहता है वो क्या करता है कि मुकुंद सिंह का वो समर्थन देता है, ठीक। अंग्रेज क्या करता है कि समर्थन तुम दे रहे हो भाई रघुनाथ सिंह का, मतलब मुकुंद सिंह का, तो रघुनाथ सिंह को क्या बोलता है कि वो लोग चाहता है कि हम लोग से आप समझौता कर लीजिए और आप हमारा सपोर्ट कीजिए, और आप मुकुंद सिंह जो है उनका सपोर्ट आप लोग छोड़ दीजिए। परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण एकरमैन और डेनियल नाम का जो दो अंग्रेज रहता है, वो रघुनाथ सिंह को क्या करता है, गिरफ्तार करता है, और इनको कहाँ भेज देता है, तो चटगांव भेज देता है। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफ्ट ने रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ का यहाँ पे क्या होता है, अशांत माहौल हो जाता है, जिसके बाद में क्या, इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो कैप्टन क्राफ्ट के पास भेजी जाती है। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने रामगढ़ से विनती की कि रामगढ़ के राजा की वसूली से मुक्त कर दिया जाए और रामगढ़ वसूली के प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। देखिए, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो वो लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा एक बार, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पहाड़िया विद्रोह में, ठीक है, जो कि 1772 से 1782 में हुई थी। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं, ठीक। एक तो कौन है, माल पहाड़िया, दूसरी है सोरिया पहाड़िया, और तीसरी है कुमार भाग पहाड़िया। अब बोला जाएगा कि पहाड़िया जनजाति की कितनी उपजातियां हैं, वो कितनी है, 3 है। एक माल पहाड़िया, एक सोरिया पहाड़िया, एक कुमार भाग पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा व पाकुड़ क्षेत्रों में निवास करती है ना। ये कहाँ पे निवास करती है, सोरिया पहाड़िया, तो राजमहल, गोड्डा व पाकुड़ के क्षेत्र में। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में हुई थी, 1772, 1778, 1779, 1781, 82 में घटित हुई, तथा सभी चरणों में इस विद्रोह का भिन्न भिन्न कारण थे, ठीक। अब देखिए क्या होता है ना कि 1772, अब 4 को विद्रोह हुआ है जी, ठीक। अब चारों विद्रोह का क्या होता है, अलग अलग कारण होता है। 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति की प्रधान की नृशंस व विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने की थी। देखिए, अब का 1772 का जो विद्रोह होता है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जो प्रधान रहता है उसका एकदम क्रूर तरीके से और अपना विश्वासघाती, मतलब विश्वास जिस पे करता था वही लोग आकर उसका हत्या करते हैं। जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्रों में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उसके अच्छे संबंध थे।
विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व रमना अहाड़ी कर रहे थे। अगर पूछा जाएगा कि 1772 जो प्रथम चरण थी उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वो कर रहे थे रमना अहाड़ी जी। ठीक है, अब दूसरा चरण में आते हैं। ठीक, 1778 में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। ठीक, अंग्रेजी सरकार को क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों विश्वास से नहीं होते इस प्रकार नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। यानी कि इसका जो सेकंड चरण, फर्स्ट चरण तो हम लोग देख लिए कि यहाँ का जो पहाड़िया होता है उसका जो प्रधान होता है उसका क्या होता है, बहुत बर्बरता से इसकी हत्या कर दी जाती है। और सेकंड क्या होता है कि जगन्नाथ देव जो होते हैं उनके नेतृत्व में प्रारंभ की जाती है। और इनका जो नकदी भत्ता है उसको साजिश करार देते हुए क्या करता है, इसको संगठित करने का प्रयास करता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग तीसरा। 1779 में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ होता है। यानी कि देखिए अब दूसरा चरण तो हम लोग देख चुके थे, है ना। अब तीसरा चरण के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है। ठीक, देखिए 1772, 1778, 1779 के बारे में उतना ज़्यादा नहीं है, जबकि 1781-82 जो है आपका रानी सर्वेश्वरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा 1781-82 में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, है ना, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह दामिनी एक कोह के विरोध में था, है ना। दामिनी कोह की स्थापना कब हुई थी, तो 1832 में हुई थी। ठीक है, दामिनी कोह का नाम दिया गया था। ठीक है, देखिए 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया था। ठीक, अब क्या करता है कि अंग्रेज जो रहता है वो संथाल जनजाति को क्या करता है, बहुत बड़ा आश्रय देता है। और इसी 1832 में अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति की भूमि को दामिनी एक को कैप्टन टर्नर की सर्वेक्षण के आधार पर इसका नामकरण, इसको सरकारी संपत्ति घोषित कर देता है। अगर पूछा जाए कि दामिनी एक को सरकारी, जो पहाड़ी जनजाति की भूमि थी उनको सरकारी संपत्ति कब घोषित करती है, तो वो करती है 1832 को। किनके सर्वेक्षण के आधार पर, तो कैप्टन टर्नर की सर्वेक्षण के आधार पर। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये PVI है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ज़रूर याद कीजिएगा। देखिए पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व कौन कर रही थी, रानी सर्वेश्वरी कर रही थी। ठीक, यहाँ तक किन्हीं को ज़रूर है तो ज़रूर कीजिएगा, रानी सर्वेश्वरी की थी। यह विद्रोह किनके विरुद्ध था, तो वो दामिनी कोह के विरुद्ध था। और दामिनी कोह का नाम कब पड़ा था, तो 1832 में पड़ा था। और ये दामिनी कोह क्या थी, तो पहाड़िया जनजाति की भूमि थी। और यह कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पर सरकारी संपत्ति इसको घोषित कर दिया गया था। अब ये तो हो गई आपकी पहाड़िया विद्रोह। अब है आपका तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के विरोध तमाड़ क्षेत्रों में किया था। यानी कि इस विद्रोह का कारण क्या था कि मुंडा जो आदिवासियों ने जो अंग्रेज जो रहता है उसको क्या करता है कि बाहरी लोग तथा नागवंशी शासक में जो शोषण था उसके विरोध में क्या करता है, तमाड़ क्षेत्र में यह विद्रोह करता है। ठीक है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम एवं सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। अगर पूछा जाए आपसे सबसे ज़्यादा लंबा और सबसे ज़्यादा खूनी विद्रोह कौन सा था, तो वो था आपका तमाड़ विद्रोह। यह लगभग कितना 6 चरणों में संचालित हुआ था। आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड तक था, 1782 से 1821 लग रहा है, इतना टाइम पीरियड तक किसी विद्रोह का होना। और ये 6 विद्रोह तक, और ये जितना लंबा होगा विद्रोह उतना लंबा क्या होगा, खून खराबा भी होगा। ठीक, तो वही चीज़ होता है। अब देखते हम लोग प्रथम चरण। 1782 में रामगढ़ पंचायत तथा वीरभूम के लोगों ने भी तमाड़ में संगठित होकर होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। अब देखिए क्या है,
इसका जो प्रथम चरण है 1782 में, वहाँ पे क्या करता है कि रामगढ़ पंचायत और वीरभूम के लोग भी तमाड़ में क्या होता है, जमा होता है और इस विद्रोह को क्या करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा खूनी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मारकाट भी हुआ होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे विद्रोह भी हुआ होगा। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भोला ठाकुर भोलानाथ सिंह किए थे। ठीक है, नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया है ना, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया, यानी कि जिसका दबाने का कोशिश किया तो वो क्या करता है, वो और ज़्यादा उग्र हो जाता है। साथ ही इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। अब क्या करता है कि अब इसको दबाने का कोशिश करता है नागवंशी शासक, लेकिन यह क्या करता है, इसको विद्रोही इसको नहीं दबने देता है और इस विद्रोह का कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना धीरे धीरे चालू हो चुका था। 1783 के अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्राफर्ड द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने हेतु विवश किया या अगले 5 वर्षों के लिए शांत हो गया। अब क्या करता है कि अगले 1783 में जेम्स क्राफर्ड जो रहता है वो क्या करता है कि आत्मसमर्पण यानी कि यहाँ पे सरेंडर करने के लिए क्या करता है, सबसे ज़्यादा फोर्स करता है, जिसके बाद क्या करता है 5 साल के लिए ये फिर शांत हो जाता है। फिर से आग, अगर धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है कि चिंगारी फिर से पनपेगी, आग फिर से सुलगेगा। देखिए, तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरोध सबसे लड़ा गया सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी विद्रोह आदिवासी विद्रोह है। ठीक, अब था द्वितीय विद्रोह, जो कि कब था, 1789। एक मिनट का मैं ब्रेक लूँगी, जस्ट वेट मिनट। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 5 वर्षों बाद, है ना, यानी 5 वर्ष वो बीत गया। ठीक है, आत्म सरेंडर करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको मतलब ये करता है, ठीक है, फोर्स करता है। उसके बाद ये लोग सरेंडर भी करता है। विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व कर देने के इनकार कर दिया। अब क्या करता है, विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी क्या करता है, कर देने से इनकार करता है, जिसके बाद में क्या करता है, ये आंदोलन पुनः स्थापित हो जाता है। फिर से मतलब विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन होकन को भेजा गया, जो असफल रहा। पुनः सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व सौंपा गया तथा कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह विद्रोह अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। अब यह क्या करता है, कैप्टन लेफ्टिनेंट जो कूपर रहता है, यह विद्रोह को शांत करने के लिए भेजता है ना, जिसके परिणाम स्वरूप ये फिर ये क्रूरता करता है, जिसके 4 साल तक यह विद्रोह शांत रहता है। फिर है आपका चतुर्थ चरण, 1794 से 1798। 1794 में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। ठीक है, यह क्या करता है, 1794 में इसका तीसरा चरण फिर से स्टार्ट हो जाता है तथा 1796 ईस्वी में इसने व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। यानी कि क्या होता है कि ये फिर से अपना उग्र रूप में आता है। कब, 1796 में। 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों का साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। 1796 में क्या होता है कि नरेंद्र शाही जो रहता है वो क्या करता है, वो अंग्रेजों का साथ दे देता है, जिसके कारण सोनाहातू के जो आदिवासी रहते हैं वो क्या करते हैं, नरेंद्र शाही का भरपूर विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह में तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, है ना, जिसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विष्णुपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता राम शाही मुंडा के विद्रोह में प्रमुखता में भाग लिया। ठीक है, अब देखते हैं। विद्रोही द्वारा रिश्तेदारों की हत्या किए जाने पर राहे के राजा नरेंद्र शाही फरार हो गए। 1798 में कैप्टन लिमंड द्वारा कई विद्रोहों तथा कैप्टन बेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया। यानी कि देखिए तीसरा जो विद्रोह होता है ये भी क्या होता है, धीरे धीरे ये भी कमजोर पड़ जाता है। अब देखते हैं इसका चतुर्थ,
1807 से 1808 के मात्र 1 साल का चला था। 1807 में दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अब क्या करता है कि 1807 में क्या करता है, दुखन मानकी का नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोग फिर से यह विद्रोह स्टार्ट करता है। 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह फिर से शांत पड़ जाता है। यानी कि देखिए अब क्या होता है ना कि तो दुखन मानकी को कैप्टन रफसीज क्या करता है, गिरफ्तार करता है। इसके बाद में यह धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब देखिए पांचवा विद्रोह 1810 से 1812। 1810 ईस्वी में नवागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह पुनः प्रारंभ हो गया। चतुर्थ देखते हैं खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि पांचवा विद्रोह अगेन स्टार्ट होता है। ठीक, इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को भेजा गया, जिसने 1812 ईस्वी में नावागढ़ पर हमला किया। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भागे, जिसके बाद यह विद्रोह मंदा पड़ गया। देखिए क्या होता है कि 1810 में जागीरदार बख्तर शाह फिर क्या करता है कि फिर से विद्रोह स्टार्ट करता है, जिसके बाद में फिर अंग्रेजी सरकार आती, ओडोनल को भेजा गया। उसके बाद में यह क्या करता है, नावागढ़ में जाकर के हमला कर देता है, जिससे बख्तर शाह जो होता है वो बचकर सरगुजा भागता है, जिसके बाद में यह विद्रोह मंद पड़ जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। अब देखिए छठा विद्रोह 1819 से 21। यह विद्रोह पुनः भड़क गया, जिसके सबसे प्रमुख नेता कौन थे, रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा। जिसके अतिरिक्त इसे दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मुची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, झुलकारी मुंडा, टेपा मानकी, शंकर मानकी, चंदन सिंह घुंसा सरकार आदि ने भी भाग लिया। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज ने ए कोलिवन के साथ मिलकर यह विद्रोह दमाने का प्रयास किया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप क्या होता है, रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी विद्रोही नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि रफसेज जो रहता है और कोलिवियन यह विद्रोह को दबाने का प्रयास करता है, जिसके बाद में क्या होता है कि जितने भी ये नाम होते हैं, ये पिछले आगे जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, वो क्या होते हैं, सब गिरफ्तार हो जाते हैं, सिवाय किनके, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा के। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंटा मुंडा गिरफ्तार होने के साथ साथ यह विद्रोह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी के साथ क्या होता है कि जो तमाड़ का जो विद्रोह होता है, सबसे जो इतिहास का सबसे ज़्यादा खूनी विद्रोह है, वो क्या होता है, समाप्त होता है। इस विद्रोह के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण, यानी कि ये क्या होती है, 6 चरणों में इसकी विवरण होती है, यानी विद्रोह होती है। और इस विद्रोह का प्रमुख नेता और उसका दमनकर्ता को हम लोग एक बार देखते हैं। प्रथम जो विद्रोह होता है 1782 से 83 भोलानाथ ठाकुर एवं मुंडा समूह के बीच में, मुंडा समूह के नेतृत्व में होता है। और इनके जो दमन करता है वो होते हैं मेजर जेम्स क्राफर्ड। ठीक है, और 1789 में ये विष्णु मानकी और मोजी मानकी के नेतृत्व में होता है। और इनके जो विद्रोह हुआ और इनका जो दमन करता है वो है लेफ्टिनेंट कूपर। 1794 1798 में किनके नेतृत्व में होता है, तो ये होता है भोलानाथ ठाकुर भोलानाथ सिंह के, है ना। और इनके दमनकर्ता कौन थे, तो कैप्टन लिमट और बेन। 1807 और 1808 में प्रमुख नेता कौन थे, तो दुखन मानकी। और इनके दमनकर्ता कौन थे, तो कैप्टन रफसीज। 1810 और 12 में कौन नेता थे, तो बख्तर शाह। और इनके दमनकर्ता कौन थे, तो एच ओडोनेल। 1891 से 21 में कौन थे, तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। इनके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लोग भी शामिल थे। ठीक है, और इनके जो दमन करता है वो रफसेज थे और कोलिवियन थे। ठीक है, तो देखिए आज तक का हम लोग जो वीडियो है वो यहीं तक हम लोग यहीं तक रखेंगे, यहीं तक आज हम स्टॉप करेंगे। तमाड़ का आदिवासी का सबसे खूनी विद्रोह और सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह कौन सा था, तो ये तमाड़ विद्रोह था। यह कुल कितने चरणों में हुई थी, तो यह 6 चरणों में हुई थी। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर किसी भी सेक्शन में या किसी भी चीज़ में आप लोगों को अगर समझने में कठिनाई हुई होगी तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल में मैं इसको राइट डाउन कर दूँगी, बाकायदा मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, नोट्स ना चाहिए तो मैं इसको अब खुद से टाइप भी कर दूँगी। ठीक, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर का भी कुछ सीरीज डाला जाता है। ठीक ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, है ना। और जो बेल आइकन है ना, उन्हें आप लोग ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।